हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कॉल करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट कॉल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो प्रश्न है वो भारतीय इतिहास से संबंधित है और उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर है अशोक। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? विकल्प हैं कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूँ। इसका सही उत्तर है लोहा। हड़प्पन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। प्रश्न नंबर 3 है, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? इसके विकल्प हैं हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। तो इसका सही उत्तर है बैरम खां। प्रश्न नंबर 4 है, 1857 का विद्रोह। विकल्प है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। दूसरा है असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था। तीसरा है किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था। चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है पहला, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। प्रश्न नंबर 5 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ऑप्शंस हैं मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास। इसका सही उत्तर है मंगलौर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। अब आगे के प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 6 है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? ऑप्शंस हैं प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, सुब्रमण्यम भारती। इसका सही उत्तर है दीनबंधु मित्र ने। प्रश्न नंबर 7 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? इसका विकल्प है 1907, 1908, 1909, 1910। इसका सही उत्तर है 1907। 1907 में बंटवारा हुआ था कांग्रेस का। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? ऑप्शंस हैं उराओन, मुंडा, संथाल, कोंडा डोरा। इसका सही उत्तर है उराओन। प्रश्न नंबर 9 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, गुजरात। इसका सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न नंबर 10 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी? ऑप्शंस हैं माजनी, कैबूर, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। इसका सही उत्तर है बिस्मार्क के साथ तुलना की जाती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब आगे के प्रश्न भूगोल से संबंधित हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, लाल सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है लाल सागर। प्रश्न नंबर 12 है, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। ऑप्शन है मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना, कृषि। तो इसका सही उत्तर है पशुपालन। प्रश्न नंबर 13 है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? हिमालय, विंध्य, अरावली, सह्याद्री। इसका सही उत्तर है अरावली। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? ऑप्शन है काठ कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, हीरा, काला चना। इसका सही उत्तर है कच्चा पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है। अब अगला है प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर है
तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 17 है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन है 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016, 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। प्रश्न नंबर 18 है अंत्योदय अन्न योजना AAY की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं 2000, 2002, 2004, 2006। तो इसका सही उत्तर है 2000 में शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना। प्रश्न नंबर 19 है कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, एजवर्थ, जॉन रॉबिन्सन, JS मिल। इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 20 इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस हैं 1930, 1935, 1955, 1921। तो इसका सही उत्तर है 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। अब है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित विषय से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे भारतवर्ष को प्रदान करते हैं। अगला विकल्प है हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। फिर है हम भारत के नागरिक इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। अगला है हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपर्युक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 23 है धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शंस हैं 110, 111, 112, 113। तो इसका सही उत्तर है एक ऑप्शन नंबर 1 110 में। प्रश्न नंबर 24 है भारतीय संसद के अंग हैं। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा तीनों से मिलकर भारतीय संसद बनती है। प्रश्न नंबर 25 है वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? इसका ऑप्शंस हैं अशोक मेहता, श्रीराम मेहता, बलवंत राय मेहता, मनोहर लाल मेहता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अशोक मेहता। अब सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? ऑप्शंस हैं गालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःद्रव्यी जालिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है प्रश्न नंबर 27 जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? ऑप्शन है कॉर्निया, रक्तक पटल, कोरॉइड, नेत्र श्लेष्मला, कंजक्टिवा, दृढ़ पटल, स्क्लेरोटिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नेत्र श्लेष्मला कंजक्टाइवा। प्रश्न नंबर 28 है जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है, इस परिवर्तन को कहते हैं? ऑप्शन है एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सुपर कूलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 एंडोथर्मिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? ऑप्शन है थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो इसका सही उत्तर है थोरियम। प्रश्न नंबर 30 है किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है? ऑप्शंस हैं कैरीज, रदरफोर्ड, रॉन्टगन, सभी विकल्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 रॉन्टगन। अब प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित विषय हैं।
तो इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 31 है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में ऑप्शन 1 न ही वृद्धि होती है न ही कमी, ऑप्शन 2 है 1% की वृद्धि होती है, ऑप्शन 3 है 1% की कमी होती है, ऑप्शन 4 है 10% की कमी होती है। तो इस प्रश्न को हल करने का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 प्रतिशत। तो यहाँ पे एक 10% है, एक 10% की कमी हो रही है, एक 10% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि को प्लस में लिखते हैं और कमी को माइनस में लिखते हैं। तो ये प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ये प्लस होगा 10 इंटू माइनस 10 अपान 100, ये टोटल प्रतिशत हो जाएगा। बराबर करेंगे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -100/100 प्रतिशत बराबर 1%। -1% यानी माइनस आ गया तो 1% की कमी होगी, इसलिए ऑप्शन 3 सही है, 1% की कमी होती है। अब आगे प्रश्न नंबर 32 है, दी गई 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो चौथी संख्या है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे प्रथम 4 संख्याओं का योग निकालेंगे। प्रथम 4 संख्याओं का योग, इसके लिए निकालेंगे प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 दिया है तो 21 × 4 बराबर 84। इसी तरह फिर अंतिम 4 संख्याओं का योग, तो यहाँ पे दिया अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है तो यह भी हो जाएगा 21 × 4 बराबर 84। और फिर दिया है कि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो सभी संख्याओं का योग निकालेंगे। सभी संख्याओं का योग, ये हो जाएगा सभी 7 संख्याएं हैं, औसत 20 है तो 20 × 7 बराबर 140। और फिर अब 140 टोटल में से 140 में से इन दो संख्याओं के पहली 4 संख्याओं का योग और अंतिम 4 संख्याओं के योग को घटा देंगे। जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों संख्याओं के योग को, पहली 4 संख्याओं का योग और अंतिम 4 संख्याओं के योग को दोनों को जोड़ देंगे। तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 168 और 84 + 84 168 आ जाएगा। और इसमें से जो कुल सभी संख्याओं का योग है उसको घटा देंगे, 168 में से 140 घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28, इसलिए 28 हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए विकल्प 2 सही है, 28। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, √5 ब्रैकेट में 2 - 3/4 - 3/10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे 5, इसको सरल करेंगे, ये हो जाएगा 11/4 - 3/10। और इसके बाद फिर इसको और हल करेंगे, ये 5, इसका लसा ले लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 20, ये 55, ये -6। अब इसके बाद और आगे हल करेंगे तो ये आएगा 5 × 55 में से 6 घटाएंगे तो ये आएगा 49/20। ये 5 से कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा √49/4 बराबर √ हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा /2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सही 1/2। तो 3 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 3 सही 1/2 हल आंसर हो जाएगा, इसलिए विकल्प 3 सही है। अब आगे प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 एवं 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो इसको हल करने के लिए हम लोग पहले सबसे पहले 908 में से 590 माइनस करेंगे। 908 में से 590 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 318।
और इसके बाद 1014 में से 1014 में से फिर 908 को माइनस कर देंगे। 1014 में से 908 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 106। फिर इसके बाद 1014 में से 590 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 424। अब ये जो तीनों संख्याएं प्राप्त हुई हैं इन तीनों का मसा निकाल लेंगे। 318 का मसा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 106। इसके बाद फिर 106 का मसा निकालेंगे तो 1 × 106 और इसका गुणनखंड कर देंगे 424 का, ये आ जाएगा 4 × 106। तो 106 106 106 कॉमन है तीनों में, तो इसका मसा हो जाएगा 318 106 और 424 का मसा हो जाएगा 106। तो और जो मसा यही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा अगर हम तीनों संख्याओं में भाग देंगे तो सभी का जो शेषफल है समान आएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 106। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। √ 0.064 × 0.256 × 15.625 अपॉन 0.025 × 0.625 × 4.096। तो इसको हल करने के लिए चूँकि दशमलव सभी में बराबर स्थान पे है, ऊपर और नीचे, अंश और भिन्न में, तो सभी के स्थान से सबसे पहले दशमलव हम लोग हटा देंगे। तो दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 64 × 256 × 15625 बटा ये 25 × 625 × 4096, इतना हो जाएगा। इसके बाद अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाए 8 का स्क्वायर है, ये 64 8 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है इंटू 15625 ये 125 का स्क्वायर है, फिर बटा ये 25 5 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है और 4096 ये 64 का स्क्वायर है। कितना आ गया, इसको अब हल कर देंगे। इसको हल करेंगे जब हम लोग तो ये 25 से कट जाएगा 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 16 16 चौक 64, 4 से 4 2 8 तो बराबर 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन 1 सही है 2। अब सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 36 है। सच शब्द का विलोम शब्द, ऑप्शन है झूठ 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 झूठ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 झूठ। प्रश्न नंबर 37 है। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है नवनीत चमक ऊर्जा बिजली, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 बिजली। प्रश्न नंबर 38 है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, ऑप्शन हैं अधिदेश अध्यादेश अधो आदेश अध्य आदेश, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अध्यादेश। प्रश्न नंबर 39 है। विपज्जाल में कौन सी संधि है, ऑप्शन हैं व्यंजन संधि वृद्धि संधि दीर्घ संधि गुण संधि, तो इसका सही उत्तर है व्यंजन संधि विपज्जाल विपदन जाल। प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, तो ऑप्शन हैं गुजर गई है, जिंदगी मानसिक तनाव से, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर, तो इसका सही उत्तर है एक गुजर गई है, तो इस हिस्से में त्रुटि है। अब सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है। सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर ये डायरेक्शन 41 के लिए है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो क्वेश्चन 41 है।
दिस मैटर हैज़ बीन हैंगिंग फायर फॉर द लास्ट मैनी मंथ्स एंड मस्ट देयर फोर बी डिसाइडेड वन वे आर द अदर। ऑप्शंस हैं इग्नोर्ड, अगला है हॉटली डिबेटेड, तीसरा है एक्सेप्टेड, चौथा है गोइंग ऑन स्लोली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 गोइंग ऑन स्लोली। फिर है डायरेक्शन 42 नंबर प्रश्न के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेजेस। प्रश्न है 42 एट वंस फिंगर टिप्स। ऑप्शंस हैं मैटर ऑफ सेम, टू टेक रिवेंज, कंप्लीट नॉलेज, नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कंप्लीट नॉलेज। डायरेक्शन 43 to 45 तक के लिए है। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड गिव द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस। पैराग्राफ दिया हुआ है। मैनी sociologists have argued that there is functional relationship between education and economic system. They point to the fact that mass formal education began in industrial society. They note that the expansion of the economies of industrial societies is accompanied by a corresponding expansion of their educational systems. They explain this correspondence in terms of the needs of industry for skilled and trained manpower, needs which are met by the educational system. Thus, the provision of mass elementary education in Britain in 1870 can be seen as a response to the needs of industry for a literate and numerate workforce at a time when industrial processes were becoming more complex and the demand for technical skills was steadily growing. Question number 43 है। The author argues that options हैं industrial society changed the pattern of education. Industrial society is responsible for expansion of education at mass level. Formal education can be traced to industrial society. Industrial society gave rise to vocational education. इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एट मास लेवल। क्वेश्चन नंबर 44 है द इंडस्ट्री नीड्स अ लिटरेट वर्कफोर्स बिकॉज। ऑप्शंस हैं इट्स एक्सपेंशन नीड्स साउंड लर्निंग, इट्स ऑपरेशंस नीड इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज, इट रिलाइज हेवली ऑन एक्सपर्टीज, इट प्रमोट्स अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 इट्स ऑपरेशंस नीड्स इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज। प्रश्न नंबर 45 है द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशलॉजिस्ट आर बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ। ऑप्शंस हैं द कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन 2 है growth of industry in the 19th century, the statistical data available in a historical context, economic system of the 19th century। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 द कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इन ए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब है तर्क एवं तर्कशक्ति से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 46 है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है कि कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो एक यहाँ पे हुआ ई टी ई, फिर यहाँ इसके बाद इधर है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ई टी ई, ई टी ई, ई टी ई, ई टी ई और ई टी ई। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 हो गए इसलिए ऑप्शन 4 सही है 8। प्रश्न नंबर 47 है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और यह निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। प्रश्न है
क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं? तर्क 1 है नहीं। लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तर्क 2 है नहीं। हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। इसका ऑप्शंस दिया हुआ है। केवल तर्क 1 प्रभावशाली है, केवल तर्क 2 प्रभावशाली है, न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 प्रभावशाली है। तर्क 1 और 2 दोनों प्रभावशाली हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 प्रभावशाली हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो चिकित्सक, रोगी, वकील और क्वेश्चन मार्क है। तो रोगी का इलाज चिकित्सक करता है, तो वकील का संबंध होता है अभियोक्ता से। ऑप्शन 3 सही है। प्रश्न नंबर 49 है किसी कूट भाषा में यदि बटर का कोड EXWWHU और मिल्क का कोड PLON है तो इस कूट भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा? इसको हम लोग जब चेक करेंगे तो ये B से E हुआ है तो इसमें +3 हुआ है, U से X हुआ है इसमें +3 हुआ है, T से W हुआ है इसमें भी +3 हुआ है, फिर T से W है तो इसमें +3, फिर E से H हुआ इसमें +3, R से U हुआ है तो +3। इस तरह इसमें भी M से P हुआ है तो इसमें +3, I से L हुआ है तो इसमें भी +3, L से O हुआ है +3, K से N हुआ है +3। इसी तरह अर्थ को जब लिखना रहेगा तो E को जब लिखेंगे E में +3 जब करेंगे तो ये हो जाएगा H, A को +3 जब करेंगे तो ये हो जाएगा D, फिर R को जब +3 करेंगे ये हो जाएगा U, T को +3 जब करेंगे ये हो जाएगा W, H को +3 करेंगे तो ये हो जाएगा K। इसका सही उत्तर हो जाएगा HDUWK, HDUWK। तो HDUWK, तो इसलिए इसका विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 50 है निम्न में से कौन सा त्रिक 3, 16, 125 से अधिक साम्यता रखता है? तो ये केवल 3 है, 3 की पावर 1, ये 4 की पावर 2, ये 5 की पावर 3, ये है 3 की पावर 1। इसी तरह इसको विकल्प में ढूंढना है तो ये 2 है, 2 की पावर 1, ये 2 का क्यूब है, ये 9 का स्क्वायर, तो ये होगा नहीं। ये 5 की पावर 1, 6 की पावर 2, ये 7 की पावर 3, तो इसलिए विकल्प 2 सही है। 5, 36 और 343। अब करेंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 51 है किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 आम आदमी पार्टी को। प्रश्न नंबर 52 है ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है? ऑप्शन है MP, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 53 है कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? ऑप्शन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, सीरिया। इसका सही उत्तर है सीरिया। प्रश्न नंबर 54 है किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं केन्या, ईरान, इराक, इजराइल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 केन्या। प्रश्न नंबर 55 है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, रूस, जापान। तो सही उत्तर है अमेरिका। प्रश्न नंबर 56 है इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस हैं टोक्यो, लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 57 है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस
मिशन प्रारंभ किया है? ऑप्शन हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, इसरो, जाक्सा। सही उत्तर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। प्रश्न नंबर 58 है, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? ऑप्शन हैं जैकलिन विलियम्स, क्लेयर पोलोसॉक, किम कॉटन, सुए रेडफर्न। इसका सही उत्तर है किम कॉटन। प्रश्न नंबर 59 है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? ऑप्शन हैं देवाशीष दास, सप्तर्षि राय चौधरी, अंकित राजपारा, डी गुकेश। इसका सही उत्तर है डी गुकेश। प्रश्न नंबर 60 है, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? ऑप्शन हैं कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो। इसका सही उत्तर है कोलकाता मेट्रो। अब सामान्य जागरूकता से संबंधित विषय हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पहनते हैं में पर पहना जाता है? ऑप्शन हैं कमर, कलाई, कंधे, सिर। इसका सही उत्तर है सिर पर पहना जाता है। प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? सिक्का बंदरगाह, मुंदड़ा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, दीघी बंदरगाह। तो इसका सही उत्तर है दीघी बंदरगाह। प्रश्न नंबर 63 है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हैं केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन हैं उर्वरक, इस्पात, कपास, प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर है कपास। प्रश्न नंबर 65 है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष सितंबर को मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 सितंबर, 16 सितंबर, 12 सितंबर, 6 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है 16 सितंबर को। प्रश्न नंबर 66 है, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल का टूर्नामेंट है? ऑप्शन हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। इसका सही उत्तर है हॉकी। प्रश्न नंबर 67 है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? ऑप्शन हैं पंजाब को, महाराष्ट्र को, असम को, उत्तर प्रदेश को। इसका सही उत्तर है पंजाब को। प्रश्न नंबर 68 है, किसौट नामक उपन्यास द्वारा लिखित है? ऑप्शन हैं अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, वी.एस. नायर, पॉल। इसका सही उत्तर है सलमान रुश्दी। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन हैं छऊ, लेजिम, भवई, कलारी, पयाटू। तो इसका सही उत्तर है भवई। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? पहला है IMF, दूसरा है AIIB, तीसरा है FATF, चौथा है ADB। इसका सही उत्तर है FATF। प्रश्न नंबर 71 है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। तो निर्देश है 71 से 75 तक के प्रश्न के लिए निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया हुआ है, विज्ञान जहाँ एक अच्छा सेवक है वहीं यदि इसका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो एक बुरा मालिक है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है, अतः मनुष्य ने एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलावा दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को कम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज मनुष्य विज्ञान का दास होकर रह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने आज हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भुला नहीं सकते। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिकों को मानव कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 71 है,
विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? ऑप्शन वैज्ञानिक, दानव, शिक्षक, डॉक्टर। तो इसका सही उत्तर है दानव। विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है। प्रश्न नंबर 72 है, विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है, कैसे? ऑप्शन है मानव श्रम को कम करके, मानव को मारकर, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मानव श्रम को कम करके। प्रश्न नंबर 73 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में क्या होगा? ऑप्शन से विज्ञान और मानव, विज्ञान और समाज, विज्ञान अभिशाप या वरदान, विज्ञान की महिमा। जिसका सही उत्तर है तीसरा, विज्ञान अभिशाप या वरदान। प्रश्न नंबर 74 है, वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? ऑप्शन है मानव कल्याण करने वाले, प्रकृति के खिलाफ, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। तो इसका सही उत्तर है मानव कल्याण करने वाले। प्रश्न नंबर 75 है, विज्ञान एक बुरा मालिक है का क्या आशय है? ऑप्शन हैं विज्ञान का प्रभाव मानव जीवन के विरुद्ध है, विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं, विज्ञान का व्यवहार मनुष्य के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। निर्देश 76 से 80 तक के लिए दिए गए हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं, अनपढ़ों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, जलापूर्ति के लिए कुएं खुदवा सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं, गरीबों के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं तो तन मन से भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं, अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने और परिवार के लिए कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित धन से बच्चों का पेट पाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटकों को राह दिखला सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 76 दिया हुआ है, धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन हैं दूसरों का हित, भूखे की रोटी खिला सकते हैं, नंगे को वस्त्र दे सकते हैं, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 77 है, सच्चा दान क्या है? ऑप्शन हैं शिक्षा का दान, धन का दान, मिठाइयों का दान, अन्न का दान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 शिक्षा का दान। प्रश्न नंबर 78 है, शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन हैं प्यासे को पानी पिलाना, भूले भटकों को राह दिखाना, अबलाओं की रक्षा करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 79 है, हम परोपकार निम्न में से कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन हैं शारीरिक शक्ति द्वारा, धन द्वारा, तन तथा मन से, उपर्युक्त सभी द्वारा। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी द्वारा। प्रश्न नंबर 80 है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन है परोपकार, परोपकार के प्रकार, परोपकार का लाभ, परोपकार के ढंग। इसका सही उत्तर है परोपकार के प्रकार। अब है ग्राफ की व्याख्या अंग विश्लेषण पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। निर्देश 81 से 85 तक के प्रश्नों के लिए निम्न दंड आरेख एक कंपनी की 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करते हैं। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो प्रश्न नंबर 81 है, 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत है? तो 2004 में बिक्री है ये 440। 2004 में बिक्री है 440 और 2002 में बिक्री है 400। 2002 में बिक्री है 400। तो पूछ रहा है 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत है? तो 440/400 इंटू 100, ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 110। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 110%। प्रश्न नंबर 82 है, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई? इसके लिए हम लोग देखेंगे विकल्प दिए हुए 2004, 2001, 2003, 2005।
तो किस पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई। कमी देख लेंगे किस में है। 2001 में कमी हो रही है, 2005 में और 2005 में कमी हो रही है। तो दो में ही कमी हो रही है, तो देख लेते हैं किस में कितनी कमी हुई। तो 2001 में जब कमी निकालेंगे तो 340 से ये आ जा रहा है 320 पे। तो कमी कितनी हो रही है 20 की। तो 20 बट्टा कितने से कमी हो रही है 340 से, तो 20 बट्टा 340 गुणे 100 बराबर 6%। ये आ गया 2001 में। अब 2005 का देखेंगे। 2005 में कमी हो रही है 440 से 400 पे, यानी कि 40 की कमी हो रही है। 40 की कमी हो रही है कितने से 440 से, तो 40 बटा 440 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9%। तो न्यूनतम कमी कौन सी हुई 6% की, इस जो कि हुई 2001 में। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन उससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2001। प्रश्न नंबर 83 है, 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है। तो 2003 में 2003 में बिक्री की राशि है 2003 में टोटल बिक्री हुई 420 और ये 1000 रुपये में दिया है। तो 420,000 2003 में जो हो गई 420,000। और 2001 में कितना हुई, 2001 में हुई 320,000। अब पूछ रहा है कि 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है। तो 420 में से 320 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 100। ये 420 में से 320 घटाएंगे तो 100 1000। तो 100 इंटू 1000 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 1,00,000। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो 83 का 3 विकल्प सही हो जाएगा, 1,00,000 रुपये। अब प्रश्न नंबर 84 है, 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री की कितने गुणा है। तो 2001 में बिक्री है 320, 2001 में है 320 और 2002 में है 400। 2001 में है 320, ये 2002 में 400। तो 2001 में बिक्री 2002 की बिक्री की कितने गुणा है। तो ये हो जाएगा 320 बट्टा 400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 गुणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.8 गुणा। प्रश्न नंबर 85 है वह, किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देख लेते हैं किस किस में वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है 2002 में, 3 में और 4 में। 2002, 3, 4 और हम लोग इसको निकालेंगे अलग अलग। तो 2004 में अगर प्रतिशत वृद्धि निकालें, 2004 में जब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि हो रही है करीब 20 की। तो ये हो जाएगा 20 कितने से वृद्धि हो रही है 420 से। तो 20 बटा 420 गुणे 100, ये आ जाएगा 4.76%। ये निकला है 2003 का, 2004 का। अब 2003 में निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि 2003 में। तो 2003 में है 420 कितने से वृद्धि हो रही है 2002 से 400, यानी इसमें भी 20 की। तो 20 बटा 400 इंटू 100, ये जब करेंगे तो ये आ जाएगा 5%। और इसके बाद यदि हम 2002 का देखें प्रतिशत वृद्धि, तो ये काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जा रही है। तो न्यूनतम पूछा है तो ये होगा ही नहीं। तो इसमें जो न्यूनतम है वो है 4.76%। तो इसलिए सही विकल्प इसका हो जाएगा 2004। तो विकल्प नंबर 4 सही है। अब प्रश्न निर्देश है 86 से 90 तक के प्रश्न के लिए। निम्न लेखा चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोतियों का निर्यात दिया गया है करोड़ रुपए में।
तो ये ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग वर्ष दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 86 है। इस आधार पे दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात कितना था। तो औसत निर्यात जब हम लोग निकालेंगे तो इसके लिए सभी को ऐड कर देंगे। 5.2 प्लस 6.5 प्लस 7.8 प्लस 9.9 प्लस 10.8 प्लस 9.5 प्लस 11.4, इन सबको ऐड करेंगे। और जब इन सबको ऐड करेंगे और इसमें टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ऐड करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही एवरेज हो जाएगा। तो टोटल ऐड करके जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 61.1/7 बराबर, इसको और हल करेंगे तो ये आ जाएगा 8.73। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8.73, विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 87 है, किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई। तो इसको निकालने के लिए देखेंगे, वृद्धि निकालेंगे। 2002 की वृद्धि निकाल लेते हैं। 2002 ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन कौन से पूछ रहा है। 2002, 7, 5, 4, इन चारों वर्षों का प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो 2002 में देखेंगे प्रतिशत वृद्धि कितना हुई। तो 2002 में वृद्धि हुई है 6.5 हुआ है 5.2 से, तो 6.5 माइनस 5.2 बट्टा 5.2 से वृद्धि हुई है तो 5.2 इंटू 100, ये आ जाएगा 25%। ये है 2002 में, 2002 का हो गया। उसके बाद 2004 का हम लोग निकाल लेते हैं। 2004 का जब निकालेंगे तो 2004 का ये रहा, ये हो रहा है 9.9, कितने से हो रहा है 7.8 से। 9.9 माइनस 7.8 अपान, ये हो जाएगा 7.8 बट्टा भी इंटू 100, ये आ जाएगा बराबर 27%। ये 2002 का 4 का हो गया। अब 2005 का निकाल लेते हैं। इसी तरह जब 2005 का निकालेंगे तो ये 2005 का है, ये 10.8 हो रहा है। 10.8 वृद्धि कितने की हो रही है 9.9 से 10.8 माइनस 9.9 बट्टा में हो जाएगा भी 9.9 इंटू 100। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9%। अब 2005 के बाद अब 2007 का इसी तरह निकाल लेंगे। 2007 का निकालेंगे। 2007 ये रहा, इसमें 11.4 की हो जा रहा है तो 11.4 माइनस 9.5 की वृद्धि से 11.4 हो रहा है तो इसमें 9.5 घटा देंगे तो वृद्धि निकल जाएगी। बट्टा 9.5 इंटू 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। 2007 में 20%, 2002 में 25%, 2004 में 27%, 2005 में 9%। तो अब पूछ रहा है तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई। तो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है 2004 में। 2004 में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई 27%, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, 2004। प्रश्न नंबर 88 है, दिए गए कालखंड में कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक था। तो औसत हमारा आया है 8.73 रुपये। तो यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज निकाला था, एवरेज आया था 8.73। तो एवरेज आया था 8.73। पूछ रहा है कितने वर्षों में निर्यात औसत से अधिक था। तो औसत से अधिक का मतलब 8.73 से जिस वर्ष में अधिक है उसी को बता देना है। 8.73 से अधिक, 8.73 से अधिक है 9.9, 10.8, 9.4, 11.4, यानी कि 4 वर्षों में अधिक है इसके एवरेज से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्षों में एवरेज से अधिक निर्यात हुआ है। प्रश्न नंबर 89 है, निम्न में से किन वर्षों के जोड़ों में मोतियों का औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ था। तो इन दोनों का अलग अलग जो विकल्प दिया हुआ है, इन दोनों सबका अलग अलग एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसको जब निकालेंगे
तो जिनका भी औसत 9 करोड़ से अधिक आएगा तो वही उत्तर होगा। तो हम लोग निकालते हैं 3-4 का एवरेज निकालते हैं, 2003 और 4 का। 2003-4 का एवरेज जब निकालेंगे तो इसको निकालेंगे 7.8 + 9.9 अपान 2। इसको जब ऐड करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17.7/2 बराबर 8.85 करोड़। 8.85 करोड़, तो ये लगभग 9 करोड़ के आसपास है। तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, 2002, 2003 और 2004। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है, वर्ष 2006 की अपेक्षा 2007 में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 2006 की अपेक्षा 2007 में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो 2006 की अपेक्षा 2007 में, तो इसको जब निकालेंगे तो 11.4 में से -9.5 कर देंगे बट्टा 9.5 से वृद्धि हो रही है 11.4 की इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि 20%, विकल्प नंबर 3। अब तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। तो इसके लिए निर्देश 91 से 95 प्रश्नों के लिए दिया हुआ है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न सारणी को ध्यान से पढ़िए। विगत वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या लाख में दी हुई है। वर्ष ये दिया हुआ है, उसके बाद 3 राज्य ABC दिए हुए हैं। इसके आधार पर आने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 91 है, सभी वर्षों को मिलाकर राज्य B की औसत जनसंख्या कितनी है? राज्य B की औसत जनसंख्या पूछ रहा है सभी वर्षों को मिलाकर। तो सभी वर्षों के लिए निकालेंगे जब, तो हो जाएगा 3.2 + 3.6 + 3.4 + 3.8 + 4.1 + 4.4। इन सबको ऐड करके जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 22.5 और टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं। तो 6 से डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो ये बराबर आ जाएगा 3.75। और चूँकि लाख में सब दिया हुआ है तो ये जनसंख्या आ जाएगी लाख में 3.75 लाख। इसलिए विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है, 3.75 लाख। प्रश्न नंबर 92 है, 2002 से 2003 में राज्य A की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राज्य A की जनसंख्या में 2002 से 3 में कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है। तो 2003 में हो गई 4.8 की वृद्धि कितने की हुई? तो 2002 में 4.5 है, तो 4.8 में से 4.5 घटा देंगे बटा कर देंगे 4.5 की से वृद्धि हो रही है 4.8 की, तो 4.5 बटे में हो जाएगा इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3 बराबर 6.2/3%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.2/3%, विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 93 है, तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या में क्रमशः 2004 और 2005 में कितना अंतर है? तो 2004 में तीनों राज्यों की जनसंख्या निकाल लेंगे। 2004 में तीनों राज्यों की जनसंख्या निकाल लेंगे। 2004 में तीनों राज्यों की जनसंख्या निकालेंगे तो 5.2 + 3.4 + 5.8। और 2005 में तीनों राज्यों की जनसंख्या निकालेंगे 5.4 + 3.8 + 6.3। इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद 2005 में से 2004 वाली जनसंख्या को घटा देंगे। तो जो ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 1.1 लाख। पहले इन तीनों को जोड़ देंगे। 8 4 12 2 14 4 5 3 8 5 13 14 4 14.4 ये आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12 3 15 5 5 3 8 6 14 15.5। तो 15.5 में से जब 14.4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.1 लाख। तो ये अंतर हमारा आ गया 1.1 लाख या 1,10,000। तो 1,10,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1,10,000। प्रश्न नंबर 94 है, 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है? तो 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या पूछा है।
2006 है ये। तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या निकालने के लिए 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या निकालने के लिए 5.8 प्लस 4.1 प्लस 6.6 तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16.5 और एवरेज निकालने के लिए बट्टा 3 कर देंगे। ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5.5। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 लाख। ऑप्शन नंबर 3 सही है 94 का। अब प्रश्न नंबर 95 है, क्रमशः 2004 और 2005 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच क्या अनुपात है। तो इसके लिए 2004 में कुल जनसंख्या निकालेंगे। 2004 में जब सब कुल जनसंख्या निकालेंगे तो ये आएगा 2004 में 8 4 12 14 4 5 3 8 5 13 14.4 और पूछा है 2004 और 2005 को ऐड कर देंगे। 8 3 11 4 15 6 3 9 5 14 15 15.5। अब दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। 114.4 रेशियो 15.5, ये आ जाएगा 144 संबंधे 155। 144 संबंधी 155, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 144 संबंधी 155। विकल्प नंबर 4 सही है। अब आगे प्रश्न नंबर 96 से 100 तक के लिए निर्देश हैं। निम्नलिखित सारणी का दिए गए प्रश्नों के उत्तर कीजिए। 7 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग विषय दिए हुए हैं और अलग अलग छात्र दिए हुए हैं। टोटल 7 छात्र हैं। प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है। इस आधार पे मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में कितने अंक मिले हैं। तो मीरा है, ये सभी विषयों में अंक पूछ रहा है और ये प्रतिशत के रूप में दिए हुए हैं। तो मीरा को अंग्रेजी में 60 में 100% अंक मिले हुए हैं। तो ये इसका अंक जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60 का 100%, 60 आ जाएगा। 80% मिला हुआ इतिहास में, तो 40 का 80% 32 हो जाएगा। इस तरह कंप्यूटर में है 50%, 130 का 50% 65 हो जाएगा। और गणित में है 150 में 90%, तो 150 का 90% निकालेंगे तो 135 आ जाएगा। विज्ञान में 120 का 90% मिला है, तो 120 का 90% निकालेंगे तो 108 हो जाएगा। और 80 का 60% निकालेंगे तो यह 48 हो जाएगा। तो सभी विषयों में अंक पूछा है, तो 60 प्लस 32 प्लस 65 प्लस 135 प्लस 108 प्लस 148 सभी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 448। तो मीरा को सभी विषयों में कितने टोटल नंबर मिले हैं, 448, इसलिए विकल्प 1 सही है। प्रश्न नंबर 97 है, इन 7 विद्यार्थियों को इस इतिहास में औसत कितने अंक मिले हैं, 2 अंकों तक पूर्णांकित करें। तो इस सबसे पहले सभी विषयों को इतिहास में सभी विद्यार्थियों को कितने कितने नंबर मिले हैं वो निकाल लेते हैं। तो इतिहास में निकालेंगे तो 40 का 80%, 32। सुबोध का है 40 का 70%, 28। कुणाल का है 40 का 70%, 28। सोनी का है 60%, 24। रिचू का है 90%, 36। आयरीन का 60%, 24। और विजय का 80%, 32। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। टोटल जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 204। अब एवरेज पूछा है तो एवरेज 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 29.14। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, 29.14। कितने विद्यार्थियों को सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए ग्राफ को देखते हैं, कितने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक। तो 60% इसमें मीरा कम हो जा रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर में। सुबोध का अर्थशास्त्र में कम हो जा रहा है। और कुणाल का है 90%, 70, 60, 90, 70। तो कुणाल का एक सही विषयों में है 60% या उससे अधिक। सोनी का है 60, 60, 65, 80, 80, 80।
दूसरा है सोनी का सही विषय में 60 या उससे अधिक प्रतिशत है। रिचू का अंग्रेजी में 50%, 60% से कम हो जा रहा है। आयरिन का 40% है, यह भी कम हो जा रहा है। विजय का 35% है, यह भी कम हो जा रहा है। तो केवल 2 छात्रों का है 60% या उससे अधिक अंक। विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 99 है, कुणाल को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? कुणाल को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? तो कुणाल का प्रतिशत अंक पूछ रहा है। तो कुणाल के सभी पहले सभी विषयों में अलग अलग अंक निकाल लेंगे, कितने अंक उसको मिले हुए हैं। अंग्रेजी में उसे 90% मिला हुआ है, तो ये आ जाएगा 54 नंबर। इसमें इतिहास में 40 है तो 28 नंबर। एक कंप्यूटर में 130 में 60% मिले हुए हैं तो 78 नंबर। ये 150 में 90 मिले हुए हैं तो 135 नंबर। ये 120 में 70 मिले हुए हैं तो 84 नंबर। और 80 में 70 मिले हुए हैं तो 56 नंबर। इन टोटल नंबर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 435 नंबर। टोटल उसे 435 नंबर मिले हुए हैं। और टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा उसके लिए 60 + 40 + 130 + 150 120 180 करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 580 नंबर। अब प्रतिशत निकालने के लिए कर देंगे इसको 435 बट्टा 580 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 75%। तो कुणाल को कितना टोटल अंक मिला हुआ है, कितना प्रतिशत? 75%। तो विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 100 है, समग्रतः किस विषय में प्रतिशतता श्रेष्ठ है? तो इसके लिए हम लोग सभी अलग अलग विषयों में जितने भी प्रतिशत अंक मिले हुए हैं सभी को ऐड करेंगे, इन सभी विषयों के, इसको। तो सबसे अधिक हम लोग ऐड करेंगे इन सबको तो मिलेगा कि सबसे अधिक गणित विषय में सबसे अधिक ये योग आएगा, इसलिए गणित में सबसे अधिक अंक मिले हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 100 का आंसर हो जाएगा समग्रतः किस विषय में प्रतिशतता श्रेष्ठ है? तो गणित के विषय में श्रेष्ठ है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।